नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, ये कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिससे कि मारने के बाद में जो पुलिस थी वो उसके कातिल तक पहुँचना चाहती थी, लेकिन काफ़ी मुश्किल से पुलिस उसके कातिल तक पहुँच पाती है। और वो भी उस लड़की की जो लाश थी उससे पहचान पाना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। और जो पुलिस थी उस लड़की की एक सैंडल से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से उस कातिल तक पहुंच पाती है। और जब पुलिस कातिल तक पहुंचती है तो पुलिस खुद हैरान हो जाती है कि क्या ये इसका कातिल है, क्या सच में इसने इस लड़की को मारा है। और जब आप इस केस में कातिल का नाम सुनेंगे तो आपके मुंह से भी यही निकलेगा कि क्या सच में यही कातिल है क्या। तो आइए पूरी कहानी को हम शुरू से जानते हैं। तारीख थी 17 दिसंबर 2022। महाराष्ट्र के धामनी गांव के पास में बहने वाली एक नदी थी जिसका नाम था गड़ी रिवर। और उसी गड़ी रिवर के किनारे पर एक बहुत ही जवान सी सुंदर सी बार डांसर की लाश मिलती है। लाश जो थी वो बहुत ज़्यादा सड़ चुकी थी, गल चुकी थी। उसे पहचानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मगर पास में मौजूद जो लड़की थी उसकी एक सैंडल पुलिस को काफ़ी प्रयास से मिल जाती है। और उसी सैंडल से जो पुलिस थी वो कातिल तक पहुंचती है। मरने वाली जो लड़की थी उस लड़की का नाम था उर्वशी वैष्णव, जबकि उर्वशी का जो कातिल था उसका मुस्लिम था और जो ये लड़की थी वो हिंदू थी। आखिर पुलिस कैसे इस सैंडल से पूरे केस को सॉल्व करती है, कैसे उसके कातिल तक पहुंचती है, और इस केस में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इस केस को लव जिहाद में जोड़ दिया गया था। ये जो उदाहरण है वो महाराष्ट्र के इस केस में बखूबी सामने आता है। और ये जो कहानी थी 17 दिसंबर 2022 को जब वहाँ पर उस लड़की की लाश मिलती है, क्योंकि वहाँ से कुछ लोग रास्ते से गुजर रहे थे और उन्हीं की नज़र उस लड़की की लाश पर पड़ती है जो कि झाड़ियों के बीच में पड़ी हुई थी। तुरंत ही इस बात की जो जानकारी थी वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन को दी जाती है। जानकारी मिलते ही जो पनवेल की पुलिस थी वो मौके पर पहुंचती है और जांच को शुरू किया जाता है। और देखने से पता चल रहा था कि लाश कई दिन पुरानी है और पुरानी होने की वजह से उस लड़की का जो चेहरा है वो पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसका जो चेहरा है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था। इस कारण पुलिस उसकी लाश को पहचान ही नहीं पा रही थी। अब जो पुलिस थी आसपास की जगह पर सबूत तलाश करने में जुट जाती है कि कुछ तो सबूत मिले जिससे कि लाश की पहचान हो सके। मगर उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। हालांकि थोड़ी सी मेहनत के बाद ही उन्हें एक सैंडल मिलता है। इस सैंडल को पुलिस वाले लड़की की सैंडल मानकर सबूत के तौर पर उसे अपने कब्जे में लेते हैं। पुलिस वालों के लिए सबसे पहला काम तो ये था कि लाश की पहचान करने के लिए लाश की तस्वीर आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में भेज दी जाए। इसके अलावा महाराष्ट्र के अलग अलग पुलिस थानों में हाल ही में इन दिनों में किसी भी लड़की की मिसिंग रिपोर्ट क्या दर्ज हुई है उसकी भी जानकारी जुटाई जाए। पुलिस काफ़ी कोशिश करती है कि इस लड़की की पहचान कर पाए, लेकिन कुछ पहचान नहीं हो पाती है। कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं मिलती है। और हाल ही के दिनों में अलग अलग थानों में इस हुलिये की तो कोई लड़की की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं हुई थी। इसलिए अब पुलिस वाले लाश के पास से बरामद सैंडल की मदद से ही कातिल तक पहुंचना चाह रहे थे। जब लेब में भेजकर सैंडल की जांच करवाई जाती है तो पुलिस वालों को सैंडल पर एक कंपनी का नाम दिखाई देता है। पता चलता है कि सैंडल बनाने वाली कंपनी मुंबई की है। अब पुलिस वाले उस कंपनी से संपर्क करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सैंडल की सप्लाई कहाँ कहाँ हो रही है। कंपनी द्वारा जानकारी दी जाती है कि ये सैंडल विशेष रूप से नवी मुंबई की दुकानों में बेची जा रही है। खासतौर पर इस सैंडल की जो सप्लाई है वो वासी मुंबई और पनवेल की कुछ दुकानों में होती है। अब पुलिस की एक एक टीम सभी संभावित दुकानों पर भेजी जाती है। सभी दुकानों पर जाकर पुलिस एक एक व्यक्ति से जान पहचान निकालती है, उस लड़की की फोटो दिखाती है और पूछने की कोशिश करती है कि क्या किसी लड़की ने सैंडल ऐसा खरीदा है क्या, क्या कोई भी लड़की यहाँ सैंडल लेने आई थी क्या। पनवेल और मुंबई की दुकानों में तो पुलिस वालों को कोई कामयाबी नहीं मिलती है। मगर वासी का एक दुकानदार कहता है
कुछ हफ्ते पहले मैंने एक लड़की को एक सैंडल बेचा था। दुकान से ये क्लू मिलने के बाद पुलिस वाले उस दुकान की सभी पुरानी सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद में पुलिस वालों को 6 दिसंबर को एक लड़की की वही सैंडल खरीदती हुई सीसीटीवी फुटेज मिलती है। सीसीटीवी में लड़की के साथ एक लड़का भी दिखाई दे रहा था। पुलिस वालों के लिए एक ये बड़ा ही सबूत था, या कहे कि एक बड़ी ही जानकारी हाथ लगी थी। सीसीटीवी के आधार पर जो पुलिस वाले थे वो अब सैंडल खरीद रही लड़की कोई और नहीं बल्कि 27 साल की लड़की उर्वशी वैष्णव है। उर्वशी वैष्णव के बारे में और जानकारी निकाली जाती है तो पता चलता है कि उर्वशी वैष्णव मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली थी, मगर ये फिलहाल कोपर केरानी नवी मुंबई में रह रही थी। इसके अलावा ये जूनागढ़ के साना बार में बतौर बार डांसर के नौकरी किया करती थी। अब पुलिस की जो एक टीम थी वो सना बार डांसर था वहां पहुंचती है। शुरुआती जानकारी में ये बात निकलकर सामने आती है कि 13 दिसंबर से ही उर्वशी जॉब पर नहीं आ रही थी। इसके अलावा पुलिस वाले जब सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हैं तो लड़की के बारे में उर्वशी के साथ काम करने वाले लोगों से पूछताछ की जाती है कि इसके साथ में ये जो लड़का है वो कौन है। तो आसपास के लोग कहते हैं कि ये इसका बॉयफ्रेंड है और इसका नाम रियाज है। अब इधर जो उर्वशी थी उसकी मिसिंग रिपोर्ट 13 दिसंबर को दर्ज कराई जाती है, जो कि उर्वशी का भाई करवाता है। अब जानकारी के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाकी की जानकारी जुटाने की पुलिस कोशिश कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज की एनालिसिस से पता चलता है कि उर्वशी के साथ जो लड़का मौजूद था वो काफ़ी हट्टा कट्टा था और पर्सनैलिटी से लग रहा था कि वो जरूर से जिम जाता होगा, क्योंकि उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि ये लड़का जिम तो जरूर जाता है। अब जो आसपास के जितने भी जिम थे वहाँ पर उस लड़के की फ़ोटो दिखाई जाती है और पता किया जाता है कि ये लड़का कौन है। तभी उस लड़के को एक जिम में पहचान लिया जाता है और कहा जाता है कि इस लड़के का नाम रियाज खान है। रियाज की उम्र 36 साल थी और वो घनसोली के एक जिम में बतौर जिम ट्रेनर के नौकरी कर रहा था, या कहे कि काम कर रहा था। अब पुलिस वाले रियाज की कॉल डिटेल और नेटवर्क हिस्ट्री की जांच करवाते हैं तो पता चलता है कि आखिरी बार उर्वशी का जो मोबाइल था उसी नदी के किनारे ऑन था जहां पर उसकी लाश मिलती है। इतना ही नहीं, ठीक उसी समय जो रियाज था उसका मोबाइल भी उसी नदी के किनारे एक्टिव था और दोनों का फ़ोन वहां एक्टिव होना पुलिस के लिए एक बहुत ही बड़ी जानकारी साबित होती है। अब जो पुलिस वाले थे वो उर्वशी की मौत की जानकारी उसके भाई को देते हैं। अब जो उसका भाई था उसे भी उस लड़के की फ़ोटो दिखाई जाती है, सीसीटीवी दिखाया जाता है, तो उसका भाई साफ इनकार कर देता है कि रियाज ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के लिए भी जो रियाज था वो उसके भाई के साथ गया था। तो ये बात तो पुलिस वाले भी मानते हैं कि अगर खुद ही उसने मर्डर किया है तो फिर वो पुलिस स्टेशन में क्यों जाएगा। लेकिन फिर भी पुलिस वाले एक साइड में ये भी रख कर देखते हैं कि जो कातिल है वो इसलिए भी पुलिस स्टेशन जा सकता है कि उस पर कोई शक नहीं करे। अब जो पुलिस वाले थे वो दोनों तरह से उसकी जानकारी जुटाने के लिए लग जाते हैं। अब जो रियाज ने ही अगर उसकी बहन को मारा है तो वो ऐसा नहीं कर सकता है, ये उसके भाई का कहना था। लेकिन पुलिस इस बात को नहीं मानती है। हालांकि पुलिस उसके भाई और रियाज को तो यही कहती है कि हाँ, रियाज ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन पुलिस सबूत जुटाने में लगी रहती है। और अब जो पुलिस थी वो रियाज से काफ़ी ज़्यादा पूछताछ करती है और जो अब रियाज था वो पुलिस के सवालों के आगे टूट जाता है। वो अलग अलग बातें बताने लग जाता है और जो रियाज था वो जब सारी बात बताता है तो सभी की रूह कपाने वाली बात थी, क्योंकि जो रियाज था उसका कहना था कि उसे बार में जाना काफ़ी ज़्यादा पसंद था और जब वो एक दिन बाहर जाता है तो वहीं पर वो इस लड़की को देखता है जिसका नाम उर्वशी था और उर्वशी उसे पहली ही नज़र में काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। अब वो रोज़ बार में जाने लग जाता है और वहीं पर अब वो चाहता था कि उर्वशी से उसकी दोस्ती हो जाए और वो कैसे न कैसे करके उर्वशी के नंबर भी ले ही देता है। वो उसे बातचीत करना भी शुरू कर ही देता है। फिर दोनों के बीच में जो बातचीत का सिलसिला था
वो भी शुरू हो जाता है। दोनों में दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदलती है। और अब जो ये लड़की थी उर्वशी, वो रियाज पर शादी का दबाव डाल रही थी, लेकिन इधर जो रियाज था वो शादीशुदा था और कहा जाता है कि उसने 2 शादियां पहले कर रखी थी। एक शादी उसने फिर से दोबारा की थी। दूसरी जो पत्नी थी उससे उसके एक बच्चा भी था। इसके बावजूद वह उर्वशी को अपने प्यार की जाल में फंसा रहा था। अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की बात करें तो रियाज की 3 शादी हो चुकी थी और ये जो उर्वशी थी वो इसके प्यार में चौथी बार पागल हो रहा था। अब जो उर्वशी थी वो बार बार रियाज पर शादी का दबाव डाल रही थी, लेकिन इधर जो रियाज था वो उसे शादी नहीं करना चाहता था। वो उसके साथ सिर्फ टाइम पास अपना रहा था, लेकिन उर्वशी जो थी वो उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रही थी। और अब जो उर्वशी थी वो किसी भी कीमत पर रियाज से शादी करना चाहती थी। 13 दिसंबर 2022 को उर्वशी को ख़त्म करने की नीयत से जो रियाज था वो उसे किसी बहाने से कार में बिठाता है और घुमाने के बहाने उसे वहाँ से ले जाता है। और जो रियाज था वो एक जगह पर कार रोकता है, जिसमें कार की जो पिछली सीट थी उस पर एक लड़का आकर बैठता है जिसका नाम इमरान शेख था। जो इमरान था वो इसका दोस्त हुआ करता था, जो कि उसमें उधार के पैसे मांगता था। रियाज उस लड़के से कहता है कि मैं तुम्हारी उधारी चुका दूंगा, बाकी तुम्हें कुछ पैसे और दूंगा अगर तुम मेरी एक काम में मेरी मदद कर दोगे। तो जो उसका दोस्त था इमरान, वो इस चीज़ के लिए मान जाता है और वो गाड़ी में उसके साथ बैठ जाता है। इस तरीके से चलती कार में रियाज और इमरान उर्वशी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में रियाज और इमरान मिलकर उर्वशी की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं और वो सोचते हैं कि इसकी लाश को गड़ी नदी के किनारे झाड़ियों के बीच में फेंक देंगे। जब इसकी शक्ल खराब हो जाएगी तो ये इसी नदी में बह जाएगी। और अब वो ऐसा ही करने की सोचते भी है और वो ऐसा ही करते भी है और वो उसकी लाश को वहीं पर डालते हैं उर्वशी को फ़ोन करने, और वो उसकी लाश को वहाँ डालकर भाग जाते हैं। अब जो उसका भाई था वो सोच रहा था कि मेरी बहन फ़ोन नहीं लग रहा है, उसका फ़ोन नहीं, कितने दिनों से उसका फ़ोन नहीं लग पा रहा है। अब इधर जो इमरान, उसका लड़की का ये बॉयफ्रेंड था, वही उसके भाई को फ़ोन करके बताता है कि उर्वशी का फ़ोन काफ़ी समय से बंद आ रहा है। दोनों फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहीं पर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है और इन सारी चीज़ों में जो रियाज था वो उसके साथ था और वो बड़ी चालाकी से हर एक काम किए जा रहा था। लेकिन जो उर्वशी का सैंडल था उसी के आधार पर रियाज की सारी चालाकी धरी की धरी रह जाती है और उसके गुनाह से जो पर्दा था वो भी पूरी तरह से उठ जाता है। और रियाज के बयान के आधार पर ही जो इमरान शेख था वो भी उर्वशी की मौत में या उसका कत्ल करने में शामिल था, तो पुलिस उसे भी अरेस्ट कर लेती है और अब दोनों को अरेस्ट करके पुलिस जेल में डाल देती है। और अब इनका जो केस है इसके बारे में तो कोर्ट ही सज़ा सुनाएगा कि इन दोनों को क्या सज़ा दी जाती है। लेकिन आपके हिसाब से इन दोनों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा।